नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर और आज बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल होता है वह 275 ईस्वी से 550 ईस्वी में है। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर लिखा है 275 ईस्वी में श्री गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई है। संस्थापक कौन है? श्री गुप्त, आपको यह याद रखना है। और इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति में श्री गुप्त को गुप्त का क्या कहा है? प्रपौत्र कहा है। और श्रीगुप्त के बाद कटोत्कच शासक बनता है। कटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल रहता है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। कटोत्कच के बाद उसका पुत्र गुप्त वंश का प्रथम शासक बनता है। और आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है और एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसका नाम है गुप्त संवत। तो आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनने वाला कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए श्री गुप्त द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको जवाब देना है किसने की थी? श्री गुप्त ने। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था और गुप्त संवत चलाया था। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल रहता है 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। और इन्होंने जो उपाधि धारण की है, इन्होंने जो अपना ध्येय वाक्य बनाया है वो दिग्विजय या एकीकरण। दिग्विजय यानी कि जीतकर युद्धों को राज्यों को अपने में मिला लेना या फिर उसके साथ एकीकरण कर लेना। इस प्रकार से उनकी जो आदर्श वाक्य रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अभी तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, उनके युद्धों के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने देखो, उनके दरबार में एक हरिशेन नाम का विद्वान हुआ करता था जिनके द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति का उत्कीर्ण कराया गया है। प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं जिन्हें। और इसी में गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से अपन को उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनके बारे में उन्होंने 5 समूह में युद्ध लड़े थे। समुद्रगुप्त ने एक गंगा, यमुना, दोआब पूर्वी राज्य और पूर्वी हिमालय के राज्य और पूर्वी विंध्याचल क्षेत्र और आर्कटिक राज्य, पूर्वी दक्कन, दक्षिण भारत तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। इलाहाबाद की प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने कभी भी युद्ध नहीं हारे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने स्वयं को इनके पास एक बहुत ही विशाल सेना थी और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था और अश्वमेघ यज्ञ पराक्रम नाम के सिक्के जारी किए थे। इनके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। ये ललित कलाओं में भी निपुण थे। ठीक है, और इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की है। इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने सिक्के जलाए जिस पर इन्होंने स्वयं को वीणा बजाते हुए चित्रांकन कराया है। मतलब इससे पता चलता है कि यह एक कविराज भी हुए थे और ये भगवान विष्णु के भक्त थे। ये दूसरे धर्म को भी समान रखते थे। समुद्रगुप्त में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अश्वमेघ पराक्रम नाम का सिक्का जलाया, ललित कलाओं में विद्वान थे, इन्होंने कभी भी युद्ध नहीं हारा है। और इलाहाबाद प्रशस्ति की रचनाकार कौन है, तो हरिसेन का नाम याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। 380 से 412 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था और इनका नाम इन्होंने अपने स्वयं को देवराज और देवगुप्त भी कहा है। ये देवगुप्त और देवराज इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध स्थापित करके और विजय से आगे बढ़ा है। और उन्होंने इनकी एक पुत्री हुआ करती थी प्रभावती का विवाह एक वाकाटक राजा रुद्रसेन के द्वारा से कर दिया था। और उनकी मृत्यु के बाद उनका जो एक छोटा पुत्र था उनको गद्दी पर बैठाकर स्वयं शासक बन गई थी ये प्रभावती। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। इन्होंने
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया था। तो ये भी याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। 414 से 455 ईस्वी में इनका शासनकाल रहता है। इनका जो पुत्र है कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र हैं कुमारगुप्त हैं, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुमार गुप्त या महेंद्रादित्य को माना जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, इनके अंतिम दिनों में पुष्यमित्र से विद्रोह का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल रहता है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी उत्तराधिकारी था, और इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख में इससे ज्ञात होता है कि मौर्य वंश में जो निर्मित झील थी सुदर्शन झील, उनका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने कराया था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, ये आपके सामने एक मैप है, इसमें दिख रहा है, ये है गुप्त साम्राज्य का विस्तार है। गुप्त साम्राज्य का कहाँ कहाँ तक विस्तार है देख लीजिए इधर। ये जो नीला नीला है ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य था, और ये समुद्रगुप्त का देख लीजिए दक्षिण भारत तक, पल्लव, कनिंग, मालवा, पाटलिपुत्र, मगध और गुजरात, इन सब राज्यों तक किसका शासन था, समुद्रगुप्त का था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य देख लीजिए दक्षिण पश्चिम भारत में गुजरात, मालवा क्षेत्र तक था। नेक्स्ट बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख में भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इन्होंने से अंतिम समय में इन्होंने हुणों का सामना किया था और हुणों को पराजित किया था। इनके बारे में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो बताते हैं हम। ठीक है, और इनके समय जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इनके समय एक चीनी यात्री आती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। ठीक है ना, और इनके एक गुप्त साम्राज्य में आपको याद रखना है कालिदास और कालिदास के आपको क्या याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश, ये इनके महाकाव्य हैं। ठीक है, कालिदास के। और मर्चकटिकम किसका है, तो शूद्रक का है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसका है, आपको याद रखना है विशाखादत्त का है। ठीक है ना, और ये विशेष आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको इन गणितज्ञों के नाम रखना है याद, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर और यह ब्रह्म गुप्त, ये भी कहाँ के थे, गुप्त काल के एक महान विद्वान गणितज्ञ थे। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है आपको। और आपके सामने जो दिख रही है ये मुद्रा है, देख लीजिए, ये मुद्रा, ये गुप्त साम्राज्य की मुद्रा है, और इसका जो समुद्रगुप्त के समय स्वर्ण मुद्रा थी, ये समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा है। देख लीजिए नीचे लिखा है समुद्रगुप्त के द्वारा प्रचलित मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी क्या है, ये भी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, अंतिम जो गुप्त साम्राज्य का अंतिम जो शासक था बृहदत्त था, और उसके बाद में गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। उसके बाद वृद्धवंश आता है, और उसके जो संस्थापक होता है पुष्यमित्र। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, और कनिष्क कौन था इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं आज का सेशन। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।